हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन एजुकेशन चैनल, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाल मनोविज्ञान के टॉपिक और उनके प्रश्नों की चर्चा की जा रही है। आज हम बाल मनोविज्ञान के एक टॉपिक अभिप्रेरणा मोटिवेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है अपना अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? मोटम, लैटिन भाषा के एक शब्द मोटम से हुई है, जिसका अर्थ है टू मोशन या टू मूव, मतलब गति करना। यानी कह सकते हैं हम कि ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है, अभिप्रेरणा कहलाती हैं। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय भी कहते हैं, ये इसके उपनाम है। सीखने का हृदय भी कहते हैं, सीखने का स्वर्ण पथ भी कहते हैं, अनिवार्य स्थिति भी कहते हैं और सीखने का मुख्य कारक भी कहते हैं। इसके उपनाम है किसके? अभिप्रेरणा के उपनाम हैं। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है, एक आंतरिक शक्ति है जो अंदर से किसी भी व्यक्ति को क्या करती है? कार्य करने के लिए अभिप्रेरित या प्रोत्साहित करती हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा पक्षी छत के एक कोने में अपना घोंसला बनाता है। हम उसके घोंसले को अगर तोड़ देते हैं, लेकिन पक्षी फिर से तिनका तिनका आदि इकट्ठा करके फिर क्या करता है? घोंसला बनाता है। ऐसा इसलिए करता है वह क्योंकि उसे अभिप्रेरणा ऐसा कठिन कार्य करने के लिए क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। एक पुरानी कहावत है, एक मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और वह फिसल जाती है। वह बार बार प्रयास करती है और बार बार विफल हो जाती हैं। उसने अनेक बार ऐसा किया और अंत में वह क्या हो गई? दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। मकड़ी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आंतरिक रूप से वह क्या थी? अभिप्रेरित थी और उसका लक्ष्य था कि मुझे ऊपर चढ़ना है। और तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा साध्य प्राप्ति के लिए साधना करने का साधन है। प्रेरणा क्या है? साध्य प्राप्ति के लिए साधन करने का एक साधन है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि उद्दीपक यानी स्टिमुलेशन, ये एक अभिप्रेरणा का एक भाग है। यह एक ऐसा निश्चित प्रेरक है जो निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान या हमारे व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण से कि हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर रखी हुई तरह तरह की मिठाइयों में से कोई एक मिठाई जो हमारे व्यवहार या ध्यान को ज़्यादा आकर्षित करती हैं, तो वह क्या कहलाएगा? एक उद्दीपक कहलाएगा। उद्दीपक यदि क्रिया के पहले दिया जाता है तो वह उद्दीपक कहलाएगा, परंतु अगर क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाएगा तो उसे उद्दीपक नहीं कहेंगे, उसे पुनर्बलन कहेंगे। ठीक है। उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक में क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं करता है, स्वतः करता है, और अस्वाभाविक में वो दूसरों से प्रेरित होकर अनुकूलित बन जाता है और फिर करता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक में अगर हम देखें कि स्वाभाविक उद्दीपक जिसमें स्वयं या स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर क्रियाएं होती है, स्वतः स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। जैसे इसके अंदर देखा जाए तो हमें प्यास लगती है और हमें पानी दिख जाए तो स्वाभाविक उद्दीपक का एक उदाहरण है। और अस्वाभाविक में देखें तो अस्वाभाविक उद्दीपक जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है और उसके अनुकूलित बन जाता है, तब जाकर उससे क्रियाएं प्रेरित होती हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। इसको उदाहरण से समझें। हमें प्यास लगती है और हमें पता है कि मटकी में पानी होता है और दूर से हमें कोई मटकी दिखाई देती है, तो वह मटकी देखकर हमें पानी की संतुष्टि मिलती है कि वहाँ उसमें पानी होगा, तो वह मटकी अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाती हैं। फिर उसके बाद हम देखें पुनर्बलन के बारे में। पुनर्बलन, जैसा कि हमने देखा कि पुनर्बलन जो है वो उद्दीपक एक ऐसा उद्दीपक है जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है, पुनर्बलन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? जो सही अनुक्रियाओं की दर को बढ़ाता है, वह सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। और नकारात्मक पुनर्बलन
ऐसा पुनर्बलन जो सही क्रियाओं की दर को कम करता है नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। आइए हम कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। अब अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा है स्किनर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेरणा सीखने के लिए एक राजमार्ग है। सीखने के लिए क्या है? एक राजमार्ग है। तो इसको आप कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? स्किनर प्रेरणा राजमार्ग, स्किनर प्रेरणा राजमार्ग। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी गुड की। गुड के अनुसार अभिप्रेरणा, गुड के अनुसार जो है गुड के अनुसार जो है अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। गुड की परिभाषा क्या है? परिभाषा भी गुड है। क्यों? क्योंकि आरंभ करने, जारी करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी वुडवर्थ की। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती हैं। तो ये वुडवर्थ की अभिप्रेरणा के लिए परिभाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा आपकी मैकडूगल की, यह भी इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। इस प्रकार से इन परिभाषाओं को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अभिप्रेरणा के सोपान की अगर चर्चा करें या सोर्स की चर्चा करें तो 3 प्रकार के सोर्स होते हैं जिनसे क्या होती हैं? कोई भी क्रिया पूर्ण होती हैं। सबसे पहले आवश्यकता, किसी भी कार्य को क्यों कर रहे हैं, क्यों आवश्यक है वो, है ना, आवश्यकता पहले जरूरी है और उसके बाद उसको करने के लिए चालक या प्रणोद या अंतर्नोद और उसके बाद प्रोत्साहन प्राप्ति हो जाती है उस क्रिया को करने के बाद परिणाम की, तो प्रोत्साहन या उद्दीपक होता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले आवश्यकता के बारे में कि जो आवश्यकताएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं अनिवार्य, जो क्या करती हैं? एक तो होती है अनिवार्य जो कमी को पूरा करती हैं और एक होती है गैर अनिवार्य जो है अपने पास पर और बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। जैसे प्रत्येक प्राणी की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जल, वायु, भोजन होती हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं होता है। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर शरीर में तनाव व असंतुलन हो जाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति क्रियाशील होता है। इसको एक उदाहरण से समझें कि जब प्राणी को भूख लगती है तो उसमें तनाव आता है जिसके कारण वह भोजन की खोज करने लगता है तथा क्रियाशील होता है। भूख मिटने पर वह संतुष्टि और तनाव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। हम देख रहे थे इसके जो 2 प्रकार हैं, एक तो अनिवार्य वाला, वो देखते हैं कि ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक हो अनिवार्य आवश्यकता कहलाती है। जैसे भूख, प्यास, नींद, मल मूत्र त्याग, काम, विश्राम, ये सारे जो हैं वो अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक, जैविक और जन्मजात होते हैं जो सभी में समान रूप से पाए जाते हैं। यह स्वाभाविक आवश्यकता होती हैं। ये प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित व अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं और इनका जो है अभिप्रेरणात्मक चक्र चक्रीय होता है। दूसरे की बात करें हम, दूसरी आवश्यकता जो है वो गैर अनिवार्य की है। गैर अनिवार्य आवश्यकताएं वे हैं जिनकी पूर्ति अत्यंत आवश्यक नहीं हो, गैर अनिवार्य आवश्यकता कहलाती हैं और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझें। उपलब्धि की आवश्यकता, सत्ता की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, अनुमोदन या प्रशंसा की आवश्यकता, आक्रमणशीलता की आवश्यकता, ये सारे जो हैं वो गैर आवश्यकता वाले होते हैं और ये वातावरण, समाज से अर्जित और मानसिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं और इनको अभिप्रेरणात्मक चक्र संज्ञानात्मक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम दूसरे की चर्चा करें, चालक या प्रणोद की बात करें। चालक या प्रणोद या अंतर्नोद की बात करें। चालक शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया वो किसने किया? वुडवर्थ ने किया। किसने किया? वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक ने किया चालक या अंतर्नोद का। ये ध्यान में रखें आप। जब व्यक्ति में किसी तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती हैं तो उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा वह पहले से अधिक सक्रिय एवं तनावग्रस्त हो जाता है। जिसे पानी की आवश्यकता, पानी कहाँ है, देखा पानी रखा तो यहाँ से चलकर पानी के पास जाना, क्रियाशील करने वाली स्थिति, चलाने वाली स्थिति प्यास कहलाती हैं। उदाहरण,
भोजन आवश्यकता, भूख चालक, पानी आवश्यकता, प्यास चालक, चालक को जन्म देती हैं। चालक व्यक्ति को निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार के लिए प्राणी को प्रेरित करती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको भूख लग रही है तो भोजन आवश्यकता है, अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी आवश्यक है, और जो प्यास है वो क्या है, चालक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं प्रोत्साहन या उद्दीपक की। आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण चालक की उत्पत्ति होती है एवं उद्दीपक द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। उद्दीपक के मिलने पर चालक शांत हो जाता है तथा तनाव समाप्त हो जाता है। जिस वस्तु से आवश्यकता पूर्ण होती है यह उद्दीपक ही प्रोत्साहन है। अतः भूख के लिए भोजन प्रोत्साहन, प्यास चालक के लिए पानी है। भोजन तथा पानी धनात्मक प्रोत्साहन के उदाहरण हैं और दंड आलोचना ऋणात्मक प्रोत्साहन के उदाहरण हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रेरक है वो क्या करता है, प्रेरक जो है आवश्यकता, चालक और उद्दीपक तीनों से मिलकर ही प्रेरणा बनती है। इसलिए m बराबर n+d+i, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चर्चा करें अभिप्रेरणा के घटक के बारे में। अभिप्रेरणा के जो घटक होते हैं वो 4 प्रकार के घटक होते हैं: उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। हम उत्तेजना को देखें अगर, तो उत्तेजना एक सचेत रहना या चौकन्ना रहना, ये भी कह सकते हैं। किसी प्राणी के उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था उत्तेजना कहलाती है। इसके 3 स्तर होते हैं: उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। 3 स्तर इसके होते हैं। पहले उच्च स्तर यानी व्यक्ति का उतावला या चिंतित होना, मध्यम स्तर यानी व्यक्ति का सतर्क होना, और निम्न स्तर यानी एक व्यक्ति सो रहा है, वो निम्न स्तर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकांक्षा की। आकांक्षा की बात अगर हम करें तो आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है जो ऐसा करने से ऐसा होगा, यह मन में आता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। यदि किसी विद्यार्थी को विश्वास है कि किसी पुस्तक से आने वाले प्रश्न पत्र में उस पुस्तक से 4 प्रश्न मिलने की संभावना है तो वह उस पुस्तक को पूरी पढ़ना चाहेगा। यह आकांक्षा का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोत्साहन की। प्रोत्साहन लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र पूर्ण साधन होता है। जो आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति को प्रोत्साहन की प्राप्ति की जाती है। इसको उदाहरण से समझें। किसी छात्र को किसी परीक्षा में 100 छात्रों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसकी प्रशंसा की जाए तो वह अगली कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यह एक प्रोत्साहन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दंड की। थार्नडाइक के अनुसार बालक को दंड देते समय उसको उसका अपराध बता देना चाहिए। दंड केवल उसी स्थिति में ही दिया जाना चाहिए जब धनात्मक तरीकों से काम न चले, बाकी दंड नहीं देना चाहिए। और आजकल तो आरटीई का जो रूल है उसमें आप बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से दंड नहीं दे सकते हो, इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिप्रेरित व्यवहार या अभिप्रेरणा की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? तो पहली है आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि, कि आप जो कार्य कर रहे हो उसमें कार्य कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा, व्यवहार में स्वशोधन करना। तीसरा है व्यवहार की दशा की ओर प्रेरित करना। चौथा है सक्रियकरण करना। पांचवा है द्वंद्वों का समाधान करना, कि जो एक तरीके से देखी जाए कठिनाइयाँ आ रही हैं, द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं तो उनका समाधान करना। फिर है अभिप्रेरित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित करना, मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, व्यवहार को प्रारंभ करना तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु उसे गति प्रदान करते रहना। और नेक्स्ट है अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक होता है। कहने का मतलब ये कि परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा या अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता नहीं है। तो ये विशेषता अगर आपको ध्यान में होगी तो आप प्रश्न का उत्तर आराम से टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें अभिप्रेरणा के प्रकारों की। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं इसमें से भी।
तो अभिप्रेरणा के जो प्रकार की बात करें कि आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक के संपूर्ण घटनाक्रम को ही क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। और अभिप्रेरणा जो है वो आवश्यकता, चालक और लक्ष्य तीनों से मिलकर बना होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा रखा है। अब देखते हैं हम कि ये अभिप्रेरणा जो है दो प्रकार की होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक जो है वो प्राकृतिक या आंतरिक भी कहलाती हैं और नकारात्मक जो है वो कृत्रिम या बाह्य भी कहलाती हैं। तो हम देखते हैं पहले सकारात्मक के बारे में। सकारात्मक अभिप्रेरणा जो है वो स्वयं से प्रेरित होती हैं और इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं या आंतरिक इच्छा से करता है। सकारात्मक प्रेरणा से किसी कार्य को करने पर संतोष मिलता है। व्यक्ति अपने सुख व आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य मोटे तौर पर स्वतः अभिरुचि से ही होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझें। एक बच्चे को गणित के प्रश्न हल करने से आनंद की प्राप्ति होना, स्वयं की खुशी के लिए शिल्प कार्य करना। एक बालक निबंध व कविताएं अधिक पढ़ता है क्योंकि उसे इस कार्य को करने में खुशी मिलती है। इसलिए एक बालक दूसरों की सहायता इसलिए करता है क्योंकि उसे खुशी मिलती है। तो ये एक सकारात्मक अभिप्रेरणा के हो जाएंगे उदाहरण। फिर हम बात करें नेक्स्ट नकारात्मक अभिप्रेरणा की, जिसको कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो ऐसी अभिप्रेरणा जो बालक को किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा से या बाह्य प्रभाव के कारण करता है, नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती हैं। और यह परिस्थिति अथवा दबाव के समाप्त होते ही स्वतः समाप्त हो जाता है, जैसे निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंद्विता, ये इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक है ना। इसको एक उदाहरण से समझें कि एक बच्चा गणित के प्रश्न इसलिए हल करता है कि उसे दंड नहीं मिले। छोटे बालक को निबंध याद करने के लिए चॉकलेट देने की बात कही जाए तो बालक सिर्फ चॉकलेट प्राप्त करने के लिए ही निबंध याद करे, ये एक नकारात्मक प्रेरणा है। और पुरस्कार प्राप्ति के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, कमाने के लिए शिल्प कार्य करना और एक बालक का गृह कार्य इसलिए करना ताकि उसे पुरस्कार मिल सके, तो ये सारे जो हैं वो नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे इसके आगे के जो टॉपिक के भाग हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो में हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे और बाकी जो भाग बचे हुए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।